नमस्कार दोस्तों, डरावनी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी आने वाली कहानियाँ ज़रूर सुनें। चैनल पे जाके आप मेरी पिछली कहानियाँ भी सुन सकते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। आज की जो कहानी है वह आसाम के एक गांव की है। जिनकी कहानी है, यह कहानी हम उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। जब मैं 8 या 9 साल का था, तब से अपनी नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में जाया करता था। जहाँ नानी का घर था, वहाँ चारों तरफ हरियाली थी, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वहाँ हमेशा ठंडी रहती। मैं और मेरे मामा का लड़का अक्सर ऊपरी मंजिल पर खेल कूद करते। मामा का लड़का अक्सर मुझे डरावनी कहानियाँ सुनाया करता था, जो मुझे बहुत पसंद आता। हालांकि मामा जी से बहुत डांट पड़ती अगर वे किसी ऐसी बातें सुन लेते। वे कहते थे कि ऐसी बातें करना अच्छी बात नहीं, और शाम को तो बिल्कुल भी नहीं। फिर भी हम छुप छुप कर ऐसी कहानियाँ सुना करते थे। मेरे मामा का लड़का अक्सर मुझे बताता कि पास के जंगल में मंजुला नाम की एक औरत रहती थी। उसका लड़का नानी के घर के पास खेती का काम करता था। न जाने क्या हुआ, खेतों में काम करते हुए सांप काटने से वह मर गया। कहते हैं कि उसकी माँ मंजुला बहुत रोते रोते एक दिन वही कुएं में कूद के मर गई। लेकिन उसके बाद ही उसकी आत्मा चीखते चिल्लाते रात में अपने बच्चे को ढूंढने निकलती। रोज तो नहीं आती, लेकिन कोई खास रात होती तब वह बहुत तरफ जाती थी और अपने बच्चे का नाम सुनकर जोर जोर से पुकारती। मैं उस बच्चे का नाम नहीं लेना चाहता। उस रात आखिरी बार मैंने सुना था। उसके बाद मैंने उसका नाम नहीं लिया। हुआ यूं कि मैं और मेरे मामा का लड़का और मेरी बहन घर के सबसे ऊपरी मंजिल पर बैठकर कैरम खेल रहे थे। हमें कैरम खेलने की लत लग गई थी। हम दिन रात हमेशा कैरम खेला करते थे। उस रात भी चांदनी रात थी और हम तीनों भाई बहन कैरम खेल रहे थे। रात के लगभग 11 बज चुके थे। जब हम कैरम खेल रहे थे, तभी छत पर से अचानक किसी के धम से गिरने की आवाज़ आई, बहुत जोरों से। ऐसा लगता कि जैसे बहुत भारी सामान छत पे गिरा हो। यह सुनकर मेरे मामा का लड़का सहम गया और वह कहने लगा, वह आ गई, वह आ गई। इतना बोलने के बाद वह दौड़ कर नीचे चला गया। हमें भाई बहन को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया है। फिर नीचे से मामा जी तेजी से ऊपर आए और हम दोनों को ऊपर से नीचे लेकर चले गए और सख्त हिदायत दी कि कोई भी बच्चा रात में ऊपर वाले मंजिल पे नहीं रहेगा। उन्होंने बहुत ही सख्त हिदायत दे रखी थी। मुझे उत्सुकता हुई कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि जो हमें ऊपर के मंजिल पे नहीं जाना है, और ऊपर में ऐसी क्या गिरने की आवाज़ आई जोरों से, जो मेरे मामा का लड़का इतनी ज़ोर से भागा, और वो भी डर कर। फिर मेरे मामा का लड़का बताया कि वो वही मंजुला नाम की औरत थी जो अपने बच्चे को ढूंढने आई थी। तो मैंने पूछा कि छत पर क्या ढूंढने आई थी। तो उसने कहा कि कल चांदनी रात थी, इसलिए वह अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। तो मैंने भी सोचा कि मैं उसे ज़रूर देखूंगा, पर ऊपर के छत पे हमेशा ताला लगा रहता। छत जाने वाली जो सीढ़ियाँ थी और सीढ़ियों के पास जो दरवाज़ा था, उसमें मामा जी ने ताला लगा रखा था, और ताला की जो चाबी थी वह दराज में डाल रखी थी। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं छत पे जाऊंगा और उस चीज़ को देखूंगा। फिर रात हुई और मैंने सोने का इंतज़ार किया। जब सब लोग सो गए तो मैंने चुपके से अपने बिस्तर के ऊपर एक तकिया डाल दी और उसके ऊपर एक चादर डाल दी। ऐसा लगा कि मैं सो गया हूँ। मैंने चुपके से दराज से चाबी निकाली, जो मेरे भाई बहनों को भी पता नहीं चली। मैं छत पे गया, ताला खोल कर फिर चाबी निकाल कर मैंने दराज में ही रख दी। फिर मैं सोने का नाटक करने लगा। फिर मैंने वही काम किया, तकिया रख दिया और उसके ऊपर चद्दर डाल दी और चुपके से छत पे चला गया। छत की जो सीढ़ियाँ थी, मैं उसके नीचे जो थोड़ी सी जगह बने हुए थे, मैं उसमें छुप गया। जब रात हुई तो मुझे नींद सी आ गई और मैं सो गया वहीं पर बैठे बैठे। फिर अचानक से रात में धप से गिरने की आवाज़ आई। ऐसा लगा कि कोई बहुत भारी सा सामान छत पे गिरा हो। मैं तुरंत बाहर निकला तो देखा छत पे एकदम चांदनी सी रात थी।
मैं आसपास देखने लगा तो देखा कि एक औरत खड़ी है। मैं उसके पास जाने लगा। मुझे तो डर नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि ये औरत कहाँ से आ गई। जब मैंने उसके नज़दीक गया तो देखा कि औरत छत पे खड़ी नहीं थी, वो तैर रही थी हवा में, छत से कुछ ऊपर की दूरी पे। मैं देखकर सहम गया। उस औरत ने भी मुझे देख लिया था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी, लेकिन वह चल कर नहीं आ रही थी, वह उड़ के आ रही थी। और उसकी जो साड़ी की जो आंचल थी वह लहरा रही थी, जबकि छत पे हवा भी नहीं चल रही थी। मैं सहमा सा उसे देख रहा था। जब वो मेरे नज़दीक आई तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई। मैंने देखा कि उसके चेहरे पे जो नाक और आंखें थी वो लगभग सपाट हो चुकी थी। आंखों में काले गड्ढे बन चुके थे। वह औरत मेरे पास आई और बहुत ही डरावनी आवाज़ में उसने कहा कि तुमने मेरे बच्चे को देखा है? मेरे बच्चे का ये नाम है। उसने अपने बच्चे का नाम पुकारा। उसकी आवाज़ सुनते ही ऐसा लगा कि मेरे दिमाग में कोई तीर सा चुभा जा रहा है। मैं सोच कर ही घबरा रहा था। वह औरत और मेरे नज़दीक आई तब मैं चीख कर बेहोश हो गया। जब मैं बेहोश हो रहा था तब मुझे खट से दरवाजे की आवाज़ आई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आया। कुछ देर के बाद जब मुझे होश आया तो मैं नीचे कमरे में पड़ा था। मामा जी मुझे छत पर से लेकर आए थे। उन्होंने बताया था कि उसे पता चल गया था कि छत पर कोई गया है। जब वो चेक करने के लिए आए कि बच्चे सारे सो गए, तब उन्होंने जब चद्दर हटाए तो तकिए को देखा। वे समझ गए कि मैं छत पे चला गया हूँ। वे दौड़ कर छत पे आए। जब वे छत पे आए थे तो मैं चिल्लाकर बेहोश हो गया था और उसी वक्त मामा जी ने दरवाज़ा खोला था। उसके बाद से ही मामा जी ने ताला बिल्कुल भी उसमें खोलने से सख्त मना कर दिया था और चाबी ऐसी जगह छुपा दी कि किसी को पता नहीं चले। मैं आज भी उस बच्चे का नाम नहीं लेता। जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरे आसपास है और मैं बच्चे का नाम लूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगी। वह घटना मेरी आंखों में ऐसे जीवंत है जैसे लगता हो कि अभी कल की घटना हो। यह मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी घटना थी। आज की जो दूसरी कहानी है वह भी एक दिलचस्प कहानी है। जिनकी कहानी है वे बताते हैं कि वे सब परिवार शिमला घूमने आए थे। शिमला घूमकर तो परिवार के सभी सदस्य जा चुके थे। बस उनके बड़े भाइयों और वो बचे हुए थे जो 2 दिन के बाद जाने वाले थे। जब वे रिटर्न जाने वाले थे तो उनके जो आसपास के जो दोस्त बन गए थे उन्होंने बताया कि रास्ते में कहीं भी नहीं रुकना है, क्योंकि रास्ते में जो अगर रात हो जाए तो वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं घूमती हैं और लोगों से लिफ्ट मांगती हैं, फिर कुछ देर के बाद गायब हो जाती हैं। उन्होंने कहा था कि हाईवे के आसपास बावड़ी बनी होंगी, उन्हीं बावड़ियों के पास वे आत्माएं घूमते रहती हैं। मैं और मेरे भाई ने ये बात सुनी तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि ये रास्ते में कहीं भी गाड़ी तुम्हें नहीं रोकनी है और सीधे चलते चले जाना है। मैंने उनकी बात मान ली और रास्ते में चलने लगा। जब हमारी गाड़ी कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ी होगी तभी मुझे एक लाल साड़ी में लिपटी हुई एक नवविवाहिता दिखी जो हाथ हिलाकर बीच सड़क पर रुकी हुई थी और हमें गाड़ी रुकने का इशारा कर रही थी। मैं जब उसके पास पहुंचा तो वह दौड़कर मेरे शीशे के पास आई और ज़ोर से खटखटाने लगी। वह रो रही थी। वह मदद के लिए बोल रही थी कि प्लीज़ चलिए, आप मेरे हस्बैंड को प्लीज़ एक गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले चलिए, उनका एक्सीडेंट हो गया है। मेरे बड़े भाई ने इशारे में ही बोल रहे थे कि नहीं रुकना, आगे बढ़ना है, चलो गाड़ी नहीं खोलना है। पर मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मुझे लग रहा था कि कोई अगर मदद मांगने को आया है तो मैं कैसे इनकार कर दूँ। मैंने कार का दरवाज़ा खोला, बाहर निकला तो वह अपने हस्बैंड के पास ले गई। मैंने देखा कि उसके हस्बैंड जो थे वो बेहोश हो चुके थे, उनके सर से खून निकल रहा था और स्कूटी वहीं पड़ी थी। मैंने उन्हें उठाया और हम दोनों ने उसे कार की पिछली सीट पे बैठाया। दोनों पति पत्नी कार की पिछली सीट पे बैठ गए। मेरे भैया बहुत डरे हुए थे। वे बार बार मुझे इशारा कर रहे थे कि ऐसा कुछ मत करो, जल्दी से गाड़ी चलाओ, पर मैं उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था। मैं जब आगे बढ़ने लगा और गाड़ी चलाने लगा तो मैंने पूछा कि चलिए मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ, किस हॉस्पिटल में जाना है।
तो उस पत्नी ने कहा कि मुझे इस हॉस्पिटल में जाना है। उसका नाम सुनते ही मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी, क्योंकि ये हॉस्पिटल बहुत पुराना था। अब वो जगह पे था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी थी। मैं सरप्राइज हो गया, मैं शांत रहा। फिर मैंने कहा कि आपका स्कूटर तो यूं ही पड़ा हुआ होगा, चलिए थाने में रिपोर्ट करा देते हैं। मैंने अपने भैया से कहा कि भैया आप उनका स्कूटर का नंबर लिख लो। जब वह औरत ने अपने स्कूटर का नंबर बताया तो वह 3 अक्षरों का था। तो मैंने पूछा कि ये तो 3 अक्षरों का है, स्कूटर का नंबर तो 4 अक्षरों का होता है। तो उस औरत ने कहा कि मेरा स्कूटर भी नया नया है, मैंने अभी इसे लिया ही है। मैं फिर सरप्राइज हो गया। मैंने उनसे फिर से पूछा कि आपकी स्कूटर जो है वो किस कंपनी की है। जिस कंपनी का उन्होंने नाम बताया वह कई सालों पहले बंद हो चुका था। मेरे भैया की तो डर से हालत खराब थी। हम दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीछे मुड़ के देखने की। मैंने उनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। उन्होंने बताया कि मुझे इस जगह को जाना है। मैं चुपचाप गाड़ी चलाता हुआ उनका निर्देश पालन कर रहा था। तो मैंने कहा कि आप कहाँ तक उतरोगे। उन्होंने कहा कि जब मेरा जगह आ जाएगा मैं खुद ब खुद उतर जाऊंगी। जब वो जगह आई तो अचानक से मैंने गाड़ी रोक दी और दरवाज़ा जो गाड़ी का था वो दोनों तरफ से खुला। दोनों तरफ से खुलने के बाद वह बंद हो गया और दोनों तरफ से आवाज़ आई, भैया धन्यवाद। अब मेरे हलक में जान आ गई। मेरे भैया का तो डर से हालत ख़राब हो रहा था। उन्होंने मुझे घूरती नज़रों से कहा कि गाड़ी भगाओ, और मैं बहुत तेज़ी से गाड़ी भगाने लग गया। हालांकि मेरे हाथ काँप रहे थे, फिर भी मैं गाड़ी रोक नहीं रहा था। जो स्थिति मेरे भैया की थी मैं बयां नहीं कर सकता था। इतनी ठंड में भी भैया के चेहरे पे पसीने छूट रहे थे। हालांकि मैं थोड़ा निडर बन रहा था, पर भैया का हालत बहुत ख़राब था। जब मैंने गाड़ी बहुत आगे जाकर एक होटल के पास रोकी तो भैया ने मुझे जोरों का डांट लगाई और कहा कि जब तुम्हें मना किया गया था तो तुमने गाड़ी क्यों रोक दी। तब मैंने जवाब दिया कि मुझे लगा कि भैया की इन्हें मदद की ज़रूरत है, और मुझे लगता भी है कि इन्हें सच में मदद की ज़रूरत थी। क्योंकि कुछ दिनों के बाद मैंने वहाँ पता किया तो पता चला कि एक नई नई शादी हुई थी एक जोड़े की, जो बहुत सालों पहले की है। और वे जब ये जा रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया था। वह बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, बहुत लोगों से मदद के लिए बोलने लगे, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। उन दोनों का वहीं पर मौत हो गया था। अक्सर वो रास्ते में यूं ही चीखते चिल्लाते गाड़ी रोकने के लिए इशारा करती। उसके बाद से मुझे लगता है कि अब उसकी आत्मा को शांति मिल गया है। जिस तरह से उसकी आत्माओं ने हमें धन्यवाद किया, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी मिली।